एक चीज़ हम समझ गए थे कैपिलरी ट्यूब के ताल्लुक से कि अगर उसकी लंबाई बढ़ाते जाएं तो फ्लो कम होगा, प्रेशर कम होगा, और अगर उसका डायमीटर कम करते जाएं तो फ्लो कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। ठीक है ना, ये एक चीज़ समझ में तो आई, लेकिन ये आसान है क्या? ये सोचिए आप, मान लीजिए मैं एक मशीन में कैपिलरी ट्यूब लगा दिया। लगाने का तरीका क्या है? इधर भी ब्रेजिंग, इधर भी ब्रेजिंग, दो तरफ वेल्डिंग तो करना है ना। हाँ। दो तरफ वेल्डिंग कर दिए, उसके बाद मेरे को ये मालूम हुआ कि अरे यार ये तो थोड़ी कूलिंग कम दे रही है, मैं दूसरी कैपिलरी लगाऊंगा। अब क्या करना? गैस छोड़ देना, फिर दूसरी कैपिलरी लगाना। हाँ। तो एक्सपेरिमेंट सस्ता नहीं है फिर, ये तो महंगा वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। हर बार गैस छोड़ना है ना, या नहीं तो फिर क्या करना? इधर एक वाल्व लगाना, इधर एक वाल्व लगाना, दोनों तरफ के वाल्व बंद करना, और बीच में कैपिलरी के आजू बाजू में फिर दो तरफ नट्स लगाना, दो पाइप लगा के। एक बड़ा काम है, वो आसान नहीं है। तो ये कैपिलरी ट्यूब जो है ना, कंपनी वाला एक बार डिज़ाइन डाल दिया, या आप ही अपने मन से देख देख के हीट एंड ट्रायल से एक बार जो डिज़ाइन बन गया, देन यू हैव टू फॉलो दैट डिज़ाइन। ये हम हर बार चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी एक कमी बन गई कि इट कांट हैंडल वेरिएबल लोड्स। अगर लोड में तब्दीली आ रही है, मान लीजिए कि ये कमरा है, कमरे के अंदर 50 लोग आ सकते हैं, तो जब 50 लोग आएंगे उनके लिए अगर ये कैपिलरी उनके हिसाब से लोड कैलकुलेट करके ये बना लिए, 50 लोगों की गर्मी निकालनी है ये ऑपरेटर को, उसके अंदर इतना लिक्विड फ्लो होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, उस हिसाब से हम डिज़ाइन डाल दिए। मान लीजिए एक दिन 5 ही लोग आए, तब तो वो लिक्विड क्या होगा? वेपर बनेगा? नहीं बनेगा। वो लिक्विड वापस जाके कंप्रेसर को जला देगा। 50 लोगों का लोड और 5 लोगों के लोड में तो ज़मीन आसमान का फर्क है ना। तो सिर्फ 10% हीट लोड है, लोड का मतलब हीट लोड, तो 10% ही उसको गर्मी मिल रही है। तो सिर्फ 10% गर्मी मिली, तो बाकी 90% तो गर्मी नहीं मिली। नहीं मिली तो लिक्विड वैसे का वैसा कंप्रेसर में गया और जला दिया उसे। चलो, ये तो एक मुसीबत आ गई। तो इसके अंदर ये एक नुकसान है कि कैपिलरी से हम फ्लो को रेगुलेट नहीं कर सकते। एक बार जो कर दिए वो कर दिए, बन गया वो बन गया, फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट कांट हैंडल फ्लक्चुएटिंग लोड्स। अब फ्रिज है, फ्रिज में कैपिलरी क्यों लगती है? आज भी फ्रिज में कैपिलरी यूज़ होती है, और छोटे विंडो एसी या स्प्लिट एसी में भी कैपिलरी यूज़ होती है, क्योंकि उसका अंदाज़ा ये है कि फ्रिज के अंदर लोड रहे ना रहे, हवा तो है जितनी है ना। लोड डाले तो थोड़ा सा ऐड होगा, लोड नहीं डाले तो बिना उसके कूलिंग ज़्यादा आ जाएंगे और थर्मोस। लेकिन एसी में भी ऐसी है, छोटा सा एसी है, कुछ लोग हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो कमरे का जो एयर है कमरे की, उसके लोड से वो ऑपरेट करेगा, उतनी हीट तो देगा ही देगा, और उसके बाद जब टेम्परेचर आ गया तो कट ऑफ कर देगा। ऐसा सिस्टम ये छोटी चीज़ों में तो डाल सकते हैं, लेकिन बड़ा है, मान लीजिए एक फिल्म थिएटर है, उसमें 5000 लोग आते हैं, और एक फिल्म अच्छी नहीं लगी, उसमें खाली 100 लोग आए। हाँ, 5000 कहाँ 100, बड़ा फ्लक्चुएशन है। तब जाके ये सिस्टम पे कैपिलरी नहीं लगा सकते। तो फिर अब सोचा गया कि यार कोई ऐसी चीज़ हो जो हम रेगुलेट कर सकें अपने हिसाब से, फ्लो और प्रेशर को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकें। तो फिर मैं यही बताता हूँ ना कि हमेशा ज़रूरत ही कोई ईजाद की माँ है। हाँ। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब दूसरी बार फिर क्या सोचे कि चलो ठीक है, हम कुछ ऐसा वाल्व लगा देते हैं। तो एक आया हैंड ऑपरेटिव वाल्व। सेकंड वाला क्या हो गया? हैंड ऑपरेटिव एक्सपांशन वाल्व, हाथ से जिसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक जैसा नल होता है अपना, हम तो कम ज़्यादा करते हैं ना, उसी तरह का नल जैसा एक बना दिए, हैंड ऑपरेटिव एक्सपांशन वाल्व।
हैंड ऑपरेटेड एक्सपांशन वाल्व दूसरा हो गया। उसमें ये हुआ कि भाई साहब आप लोड के हिसाब से उसको खोल लेंगे, खोले तो लोड से वो लिक्विड ज़्यादा देगा लोड के हिसाब से और वो ठंडा हो जाएगा। अब ऐसा महसूस हुआ कि हाँ भैया सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ़ आ रही है, अब तो लोड तो कम हो गया, कूलिंग जितनी आनी थी आ गई, तो उसको उसके हिसाब से थोड़ा सा कम कर देंगे, कट ऑफ नहीं, हाँ, वाल्व कम ज़्यादा खोल सकते थे। तो आमतौर पे ये कहाँ इस्तेमाल होता था? कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में नीचे थैले जमे हैं, एक कोल्ड स्टोरेज का रूम है, उसके अंदर 5000 थैले आ सकते, लेकिन एक साथ एक ग्राहक थोड़ी 5000 थैले ला के डालता। पहले दिन 50 आए, 50 के लिए भी चलाना पड़ेगा ना उसको, दूसरे दिन 100 आए, तीसरे दिन 500 आए, चौथे दिन 2000 आए, इस तरह से फिर कभी कुछ निकाल रहे कभी डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता? फ्लक्चुएटिंग लोड है, तो फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से उसके हिसाब से लिक्विड खोलते थे और उसी के हिसाब से बंद कर देते थे। तो यहाँ पे एक हाथ से घुमाने वाला वाल्व लगा दिया, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑपरेटिंग एक्सपांशन वाल्व, ये लगा। लेकिन अब इसके पीछे तो एक टेक्नीशियन इसके साथ रहना ज़रूरी है, जिसको एक्सपीरियंस हो, भाई ज़रा ज़्यादा लिक्विड जा रहा तो यहाँ से कम करो, ज़रा कम लग रहा तो बढ़ाओ। वो माहिर आदमी अपनी डिमांड बताने लगा, फिर एक दिन छुट्टी किया तो इनका लाखों का माल वेस्ट, छुट्टी नहीं कर सकता, तो फिर पूरी तरह से सेठ साहब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, है ना। ये आदमी नहीं आया तो हमारा प्लांट ही बंद करना पड़ेगा। तो फिर सोचे यार समथिंग मस्ट बी ऑटोमेटेड, कुछ ऐसा होना चाहिए अपने आप हो ये काम। आदमी का तो चक्कर ज़रा डेंजर है, आदमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर निकाले एक ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व। वो ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व क्या किया? वो अपने आप प्रेशर को रेगुलेट करने लगा लोड के हिसाब से। प्रेशर एक बार उसके अंदर सेट करके छोड़ दो आप, तो फिर मगर एडजस्ट कर सकते थे। उसके अंदर एडजस्टमेंट था, एक एडजस्टिंग स्क्रू था, वो स्क्रू को आप सेट कर सकते थे। 10 PSI इधर उधर हो सकता था, तो यानी 55 से शुरू करें आप या 50 से शुरू करें। 50 वाले को 51 पे रखें तो अंदर 51 इवापोरेटर में मेंटेन करेगा, बाद में आप उसको 55 ला दिए तो इवापोरेटर में 55 पे मेंटेन करेगा, बाद में उसको 59 ला दिए तो 59 भी मेंटेन करेंगे। तो 10 PSI कम नहीं है, तो 10 PSI का फ्लक्चुएशन वो कर सकता था। आप जहाँ सेट करेंगे उतना उसके अंदर मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसा तो कैटलरी में नहीं था, हैंड ऑपरेटिव में भी ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा होने लगा। लेकिन फिर ये महसूस हुआ कि भाई प्रेशर तो कर दिए, प्रेशर का ऑटोमेशन कर दिए, लेकिन असल तो कूलिंग है ना। प्रेशर से कूलिंग का ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन प्रेशर ही कूलिंग है ये तो नहीं बोल सकते। तो कूलिंग अगर सेंस करने लगे कोई चीज़ तो अच्छा हो कि भाई हमारे सक्शन लाइन के ऊपर लिक्विड नहीं आना चाहिए, सक्शन लाइन के अंदर से लिक्विड कंप्रेसर तक नहीं पहुंचना है, वो एक चीज़ की गारंटी मिलनी चाहिए, है ना। तो फिर क्या किए? एक और एक्सपांशन वाल्व डिज़ाइन किए, दैट इज कॉल्ड थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व। थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व में क्या किए कि उसके अंदर एक सेंसर आया, वो सेंसर सक्शन लाइन पे लगा दिए। सक्शन लाइन पे अगर अनइवापोरेटेड लिक्विड जा रहा है या जाने से पहले ही, मतलब वो सेंस करती है सुपर हीट। सुपर हीट मतलब लिक्विड बनने के बाद जो है एक्स्ट्रा हीट वो ले रहा है ना, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपर हीट, है ना। तो इवापोरेटर के अंदर तो पूरी लेटेंट हीट ले लिया था वो, और लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया था। यहाँ इवापोरेटर के बाद से निकल के कंप्रेसर तक आने तक वो थोड़ी सी सेंसिबल हीट भी ले लेता है, दैट इज कॉल्ड सुपर हीट। तो यहाँ सेंसर लगा दिए, तो अगर वो सेंस किया ये कि हाँ भाई सुपर हीट जितनी उनको ज़रूरत थी वो भी मिल चुकी, अब अगर ये चलता रहा तो सीधा कंप्रेसर में लिक्विड जाने वाला है, तो वो उसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व में एक नीडल रहती है, वो नीडल को दबा के आहिस्ता से होल को कम कर देगा, तो ज़्यादा लिक्विड आएगा नहीं, कंप्रेसर में जाएगा नहीं। ये फुली ऑटोमेटेड हो गया कि टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है वो, यानी
हीट भी सेंस कर रहा है और प्रेशर भी सेंस कर रहा है, दोनों चीज़ें उसकी सेंस होने लगी। फिर और एक डिज़ाइन जहन में आया कि हाँ भाई ये इवापोरेटर के अंदर अगर लिक्विड हम डालें, लिक्विड वापस जाने का कोई चांस ही ना बचे, तो उसके लिए दो अलग तरह के, थोड़ा अलग थ्योरी के एक्सपांशन वाल्व्स बनाए गए, एक हाई साइड फ्लोट वाल्व और एक लो साइड फ्लोट वाल्व। ये दो भी पुराने ज़माने में ही बने और मगर बड़ी जगहों पे काम में आते हैं, छोटी जगहों पे नहीं। तो बड़ी जगहों पे ये लोग हाई साइड और लो साइड फ्लोट वाल्व बताऊंगा एक एक करके सब। और फिर एक और जो लेटेस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। उसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगा दिए, उसका सेंसर लगा दिए वही सक्शन लाइन के साथ। अब यहाँ पे कूलिंग सेंस करके उसकी मोटर चलती है और नेडल को ऊपर नीचे करती है, वो हो गया फुल्ली ऑटोमेटिक। इतनी तरह के एक्सपांशन वाल्व्स हुए। कौन कौन से हुए? एक्सपांशन डिवाइसेस में पहला कैपिलरी, दूसरा हैंड ऑपरेटिव एक्सपांशन वाल्व, तीसरा ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व, चौथा थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व, थर्म यानी गर्मी, जो गर्मी सेंस करने वाला, थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व। फिर पांचवा हाई साइड फ्लोट वाल्व, छठा लो साइड फ्लोट वाल्व और सातवां अब जो लेटेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व। ये सब अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है सर।